नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कोशिका के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित हमारा ये 5वां लेक्चर है। आज इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति के विषय में डिटेल से बात करने वाले हैं। इसकी संरचना किस प्रकार से है, कौन कौन से घटक यानी किससे बनी होती है और कौन कौन से जो मॉडल हैं वो सेल मेम्ब्रेन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। इन सभी के विषय में हम आज इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सेल ऑर्गेनल्स को देखा था, जिसके अंतर्गत पहला सेल ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस किया था सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के विषय में हमने डिटेल से बात की थी। तो ये जो लेक्चर है आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जितने भी टॉपिक हैं वो हमने तैयार किए हैं और ये पूरा का पूरा मैटर है आपकी एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है। इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे और संपूर्ण जीव विज्ञान हम इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं, एकदम आसान और एकदम आकर्षक तरीकों के माध्यम से। एक ही बार से आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो पूरा टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति। तो हमने देखो प्लांट सेल्स की हम बात करें तो इस प्रकार से प्लांट सेल्स होती है। सबसे बाहर की ओर जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल को हमने पढ़ लिया है और इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो एनिमल सेल होती है सामान्यतः हम बात करें तो एनिमल सेल में क्या होती है, ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस कारण बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि प्लांट सेल्स के अंदर तो सेल वॉल जो होती है सबसे बाहर होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है ये सबसे बाहर स्थित होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिए, कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। उसमें हमने देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सभी में पाई जाती है। इसकी प्रकृति यानी कि ये जीवित होती है, चयनात्मक, पारगम्य होती है और प्रत्यास्थ होती है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस बता देता हूँ। सेल वॉल जो होती है ये सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब के लिए पारगम्य होती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। कुछ ऐसे चुने हुए पदार्थ होते हैं जिनको अपने अंदर के आर बार यानी कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आदान प्रदान कर सकती है। ये मान लीजिए कोशिका है और ये झिल्ली हो गई, तो ये कुछ चुने हुए पदार्थ ही होते हैं, ऐसे चुने हुए ऐसे पदार्थ या चुने हुए ऐसे विलेय के पदार्थ होते हैं जिनको अंदर जाने देती है और इन्हें बाहर आने देती है। तो ये होती है चयनात्मक, पारगम्य और प्रत्यास्थ होती है, लचकदार होती है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, चयनात्मक, पारगम्य होती है और प्रत्यास्थ होती है। तो इसके नाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ध्यान में रखने हमें। जीवद्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा लेमा नाम वो किसके द्वारा दिया गया था, जीवद्रव्य कला। तो ये प्लोव ने कहा था। कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन नाम है किसके द्वारा दिया गया था, ये तो सी क्रेमर और नगेली नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। यानी कि जीवद्रव्य कला प्लाज्मा लेमा तो प्लोव नामक वैज्ञानिक ने कहा था। कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन है, ये सी क्रेमर और नगेली नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया नाम है। और प्लाज्मा लेमा भी इसे कहा जाता है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। कोशिका झिल्ली का संगठन यानी किससे बनी होती है, सामान्यतः हम बात करें तो कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें मुख्य घटकों की हम बात करें। मुख्य घटक, वैसे तो इसमें बहुत सारे घटक होते हैं लेकिन मुख्य घटकों की हम बात करें तो उसमें फोस्फोलिपिड होता है 40% फोस्फोलिपिड होता है। प्रोटीन है ये 59% होता है, 59% होता है। और कार्बोहाइड्रेट है ये लगभग 1% पाया जाता है। तो ये इसके मुख्य घटक हो जाएंगे, फोस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपोप्रोटीन।
लिपोप्रोटीन का मतलब होता है इसमें फोस्फोलिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये दोनों मिलकर के लिपोप्रोटीन बनाते हैं। और इसको जब हम बाहर निकालते हैं, इनको हम तोड़कर देखते हैं तो इसमें फोस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन भी होता है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन से संबंधित यहाँ पर कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित कुछ मॉडल दिए गए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित मॉडल की हम बात करें तो पहला मॉडल है वो सैंडविच मॉडल कहलाता। सैंडविच मॉडल दिया गया था, ये डेनेली एंड डाउसन के द्वारा दिया गया था, डेनेली एंड डाउसन। दूसरा जो मॉडल आता है इकाई कलाप प्रतिरूप, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। और तीसरा जो मॉडल आता है वो तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल है, ये सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो एक बार तो आपको इनके जो प्रस्तुतकर्ता हैं, जो प्रतिपादक हैं, उनके नाम अच्छे से याद होना चाहिए कि सैंडविच मॉडल है वो डेनियल एंड डाउसन, इकाई कला प्रतिरूप रॉबर्टसन, तरल मोजेक मॉडल है सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट हम एक एक करके इन मॉडल्स की बात करेंगे, क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर इन मॉडल्स को ही हमें अच्छे से पढ़ना होता है। पहला आता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल की हम बात करें तो ये प्रस्तुतकर्ता कौन थे? डेनियली एंड डाउसन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था 1938 में। 1938 में डेनियली एंड डाउसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सैंडविच मॉडल। इन्होंने बताया कि जो सैंडविच होती है उसी के समान इसकी संरचना होती है। देखो बर्गर वगैरह जब हम खाते हैं तो ऊपर की ओर एक जो लगा होता है, बाहर की ओर लगा होता है, बीच में जो गोभी वगैरह पत्ता गोभी वगैरह वो डाल देते हैं, तो इसको तो हमने फोस्फोलिपिड माना, और ये जो बाहर वाली जो होती है इसको प्रोटीन माना। तभी इन्होंने बताया कि जो सैंडविच मॉडल है इसकी संरचना जो कोशिका झिल्ली होती है इस मॉडल के अनुसार, तो इसकी संरचना जो होती है सैंडविच के समान होती है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा कला, जिसकी जो मोटाई की हम बात करें तो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है, प्रोटीन की एकहरी परत होती है और साथ में फोस्फोलिपिड की दोहरी परत की बनी होती है। तो प्लाज्मा कला की हम बात करें तो प्रोटीन की तो एकहरी परत होती है, एक ही परत पाई जाती है दोनों तरफ, और बीच में ये जो फोस्फोलिपिड होता है ये दोहरी परत युक्त होता है। और इसकी प्लाज्मा कला की जो मोटाई है उसकी हम बात करें 70 से 80 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, और प्रोटीन की जो एकहरी परत होती है इसकी मोटाई हो जाएगी 20 से 25 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। जबकि फोस्फोलिपिड है ये दोहरी परत होती है, इसकी जो मोटाई हो जाएगी 30 से 35 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। किसके अनुसार? ये सैंडविच मॉडल के अनुसार हम बात कर रहे हैं। प्लाज्मा कला की संरचना में प्रोटीन बाह्य परत तथा मध्य में फोस्फोलिपिड दोहरी परत उपस्थित होती है। तो बाहर की ओर आप देख सकते हैं ये ग्रीन जो नजर आ रही है ये क्या है? प्रोटीन की बनी हुई बाह्य परत है, इधर भी होती है और इस साइड में भी होती है। और जबकि मध्य में पाई जाती है दोहरी परत युक्त फोस्फोलिपिड की परत पाई जाती है मध्य में। फोस्फोलिपिड का जो अणु होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक तो सिर होता है, एक पूंछ होता है, ये दो भागों में विभक्त होती है, एक सिर होता है और एक पूंछ होता है। अब देखो यहाँ पर देखो नाम दे रखा होगा, आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, इस प्रकार की संरचना होती है। ये तो होता है सिर यानी कि हेड, और ये पूंछ होता है, टेल होता है। तो ये ऊपर वाला हेड हो गया, सिर हो गया, और ये नीचे जो दिखा रहे कि ये पूंछ हो गई, और इसमें भी ये हेड हो गया और ये पूंछ हो गई इसकी। तो इसके हेड जो होते हैं ये आपके इसकी तरफ होते हैं प्रोटीन की तरफ, और जो टेल जो होती है ये आपस में दोनों फोस्फोलिपिड की परतों की आमने सामने होती है। तो इसका जो सिर होता है, हेड होता है, ये जलरागी होता है, जल स्नेही होता है, इसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। जल स्नेही यानी कि जल से प्रेम करने वाला, जल से जुड़ने वाला। तो जल स्नेही होगा तो ये किस तरफ होगा? प्रोटीन की तरफ होता है, यानी कि जो फोस्फोलिपिड होता है उसका जल स्नेही भाग जो होता है, हाइड्रोफिलिक जो भाग होता है, ये होता है आपके प्रोटीन की साइड में। अब दूसरा हम बात करते हैं पुंछ की। तो पुंछ जो होता है ये जल विरागी, जल विकर्षी या हाइड्रोफोबिक भाग होता है। ये जल विरागी होता है, जल से दूर जाने वाला होता है, जल विकर्षी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो जल विकर्षी भाग ये पूंछ वाला हो गया, तो ये इसके विपरीत साइड में हो जाएगा, यानी कि ये तो जल में घुलनशील होता है। सिर वाला भाग जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, ये प्रोटीन की तरफ होता है। जबकि पूंछ वाला भाग है ये जल विरागी होता है, जल विकर्षी या हाइड्रोफोबिक होता है, और ये जल में अघुलनशील होता है, ये मध्य में पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक जोन, और ये हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो शायद सैंडविच जो मॉडल है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से हम बात करें तो इनके प्रतिपादक के नाम आपको ध्यान में रखने हैं,
डेनियली एंड डॉशन, और इन्होंने जो संरचना बताई थी सैंडविच के समान बताई थी। प्लाज्मा कला में सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है और एकरी होती है, जबकि फोस्फोलिपिड की दोहरी परत पाई जाती है। फोस्फोलिपिड में दो सिरे होते हैं, एक सिर वाला भाग जो कि प्रोटीन की तरफ होता है, जलरागी होता है, जल से नहीं होता, हाइड्रोफिलिक होता है और ये जल में घुलनशील होता है। जबकि पूंछ वाला भाग होता है, ये जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और ये जल में अघुलनशील होता है और मध्य में पाया जाता है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला प्रतिरूप। इकाई कला प्रतिरूप, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके प्रस्तुतकर्ता का नाम पूछ लिया जाता तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसका प्रतिपादन रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था, 1959 में किया गया था। इनके अनुसार प्लाज्मा कला का संगठन सभी सजीव कोशिकाओं में एक ही प्रकार का होता है। तो रॉबर्टसन बताते हैं कि जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं, जितनी भी सजीव सेल्स हैं, सजीव कोशिकाएं हैं, उन सभी में जो प्लाज्मा कला का संगठन होता है, प्लाज्मा कला की जो संरचना होती है वो एक समान होती है। ये इनके द्वारा बताया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार रॉबर्टसन के द्वारा। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम बाहर वाला मीडियम हो जाएगा और ये इंटर सेलुलर साइटोसोल अंदर वाली, जैसे हम कोशिका बनाते हैं, ये कोशिका हो गई, तो ये ऊपर वाला जो दिखाएगा ये, तो ये वाला भाग हो गया बाहर वाला और ये नीचे वाला भाग हो गया। तो इसमें सबसे बाहर की ओर ये आउटर प्रोटीन आप देख सकते हैं और इधर इनर प्रोटीन हो जाएगी, और बीच में सेम वैसे ही जैसा हमने पीछे सैंडविच मॉडल में देखा था कि फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, दोहरी परत होती है। इसमें जो सिर वाला भाग होता है, हेड वाला भाग, ये हाइड्रोफिलिक होता है, जल से नहीं होता है, जबकि जो ये पूंछ वाला भाग होता है यह हाइड्रोफोबिक होता है और लिपिड का ये हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी भाग होता है। तो ये मध्य में होता है, ये बाहर की ओर होता है। तो ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला प्रतिरूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक प्रतिरूप। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है और सर्वमान्य मॉडल यही माना जाता है, सर्वमान्य मॉडल। तो इसका प्रतिपादन है वो सिंगर व निकोलसन के द्वारा किया गया था 1972 में। इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी ध्यान में रखनी है और इनके नाम भी ध्यान में रखने। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था, तो सिंगर व निकोलसन के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इसके उपनाम क्या है, गुलाब जामुन मॉडल भी इसे कहा जाता है, गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फोस्फोलिपिड होता है उसमें जो प्रोटीन जो होती है इस प्रकार से डूबी हुई पाए, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से डूबी हुई पाई जाती है जिस प्रकार से चाशनी में गुलाब जामुन डूबे हुए होते हैं, इसी प्रकार, इस कारण से इसका नाम गुलाब जामुन मॉडल पड़ा है। इसे द्वीपिक मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा कला फोस्फोलिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा कला की जो मोटाई हो जाएगी वो 75 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। फोस्फोलिपिड है ये लगभग हम बात करें तो 25 से 30 एंगस्ट्रॉम तक होती है और प्रोटीन जो होती है ये 25 से 27 एंगस्ट्रॉम तक आपको मिल जाएगी। तो इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा कला की जो मोटाई है, सामान्यतः ये नहीं पूछा जाता है कि प्रोटीन की फोस्फोलिपिड की मोटाई कितनी होती है, लिपिड की मोटाई कितनी होती है, ये नहीं पूछा जाता। मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा कला की मोटाई कितनी होती है, जो 75 एंगस्ट्रॉम है, और सभी में यही बताइए आपकी तीनों ही मॉडल में। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसकी संरचना को समझ लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे बाहर की ओर आपको ये नजर आ रही हैं, ये तो क्या है, इस प्रकार से व्यवस्थित है, ये क्या हो जाएंगे, फोस्फोलिपिड के अणु है, फोस्फोलिपिड के अणु है, जिसमें ऊपर वाला जो ये वाला भाग है, हेड वाला भाग, ये तो होता है जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक होता है, ये होता है जल विरोधी भाग होता है, पूंछ वाला भाग, टेल वाला भाग। दो प्रकार की इसमें प्रोटीन देखने को मिलती है, इसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं, इसे चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो ये ऊपर जो प्रोटीन होती है ये तो होती है बाह्य प्रोटीन, ये बाह्य प्रोटीन होती है, और ये होती है आंतर प्रोटीन। आंतर प्रोटीन, जो आंतर प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ये कोई भी पदार्थ यहाँ से आएगा तो यहाँ से लेकर के हमारी जो सेल है, साइटोप्लाज्म है, उस तक पहुँचाने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसे हम इंट्रेजल या इंट्रेंसिक प्रोटीन भी इसे हम कह सकते हैं।
और ये पेरिफेरल प्रोटीन हो जाएगा। तो इसको हम आगे एक बार चित्र को बाद में देखेंगे, एक बार थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। तो एक बार इसको यहाँ पर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें देखो प्रोटीन वाला भाग होता है, एक फोस्फोलिपिड वाला भाग होता है। पहले हम फोस्फोलिपिड वाले भाग की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा कला का ये मुख्य घटक होता है फोस्फोलिपिड, और यह असंतृप्त वसीय अम्लों से बना होता है। फोस्फोलिपिड की समुद्र में, यानी कि बहुत सारे फोस्फोलिपिड के अणु हैं, उसमें प्रोटीन के द्वीप समान छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फोस्फोलिपिड के अणु हैं। इसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, और इसी कारण इसे एक गुलाब जामुन मॉडल कहा गया। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसे गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। फोस्फोलिपिड के दो स्तर होते हैं, एक तो सिर वाला भाग होता है जो कि बाहरी भाग है, और एक पुच्छ वाला भाग है जो भीतरी भाग होता है। सिर वाला भाग होता है ये जलरागी होता है, जल से नहीं होता, हाइड्रोफिलिक होता है, जल में घुलनशील होता है, ये प्रोटीन की तरफ होता है। और पुंछ वाला भाग है होता है ये जल विरागी होता है, जल विकर्षी या हाइड्रोफोबिक होता है, जल में अघुलनशील होता है, मध्य में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बार जो हम प्रोटीन की हम बात कर रहे थे, उस प्रोटीन को यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गया था, ये देख लेना, प्रोटीन वाले हम बात कर रहे हैं। तो इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा कला की संरचना में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। देखो इनको हम अभी चित्र के द्वारा भी समझेंगे, तो एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, आंतर प्रोटीन, या इसे हम समाकल प्रोटीन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसे हम बाह्य प्रोटीन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है इसकी मात्रा होती है ये 70% पाई जाती है समाकल या आंतर प्रोटीन, जबकि बाह्य प्रोटीन 30% होती है। आंतर प्रोटीन जो होती है बीच बीच में दसी हुई पाई जाती है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन की हम बात करें तो ये परिधि की तरफ होती है, प्रोटीन की तरफ होती है, परिधि की तरफ होती है। जो आंतर प्रोटीन होती है, समाकल प्रोटीन होती है, ये सक्रिय होती है, और जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये भी सक्रिय होती है। समाकल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये अधिक स्थायी होती है, किसकी तुलना में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तुलना में, यानी बाह्य प्रोटीन की तुलना में ये अधिक स्थायी होती है, इसका स्थायित्व तो अधिक होता है। कारण ये है कि इसका पृथक्करण है वो कठिनाई से होता है। समाकल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतर प्रोटीन का जो पृथक्करण होता है ये कठिनाई से होता है, जबकि इसका आसानी से हो जाता है। तो एक बार इसको हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कई अलग अलग नाम दे दिए, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जो बाहर से आपको इस प्रकार से डूबी हुई आपको नजर आ रही है, ये तो हो जाएगी आपकी बाह्य प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन हो जाएगी। और ये इसमें जो दसी हुई पाई जाती है ये हो जाएगी आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतर प्रोटीन, आंतर प्रोटीन। जो बाह्य प्रोटीन है ये बाहर की ओर होती है, यानी कि परिधि की तरफ होती है, और ये होती है आपके साइटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ होती है। ये पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहयोग करती है। यहाँ से चैनल के माध्यम से क्या होता है, कोई भी पदार्थ ग्रहण करती है और इसको इसके माध्यम से कोशिका के अंदर पहुँचा देती है। यहाँ पर कोई पदार्थ तो इसको इसके माध्यम से अंदर पहुँचा देती है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, जो आंतर प्रोटीन होती है ये अंदर की तरफ होती है, और ये लगभग 70% आंतर प्रोटीन होती है, सक्रिय होती है, और इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होता है, और इसको आसानी से पृथक्करण नहीं किया जा सकता। जबकि बाह्य प्रोटीन होती है ये वाले, बाह्य प्रोटीन है ये थोड़ी सी सक्रिय होती है, लेकिन स्थायित्व इसका कम होता है, और ये लगभग 30% होती है। अब देखो हम लिपिड की बात करें तो लिपिड में देखो सेम वैसी ही संरचना नजर आ रही है जिस प्रकार से हमने पिछले मॉडलों में बात की थी। यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है ये तो सिर होता है, जो कि जल से नहीं होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये प्रोटीन की तरफ होता है, जल में घुलनशील होता है। ये वाला भाग होता है पुंछ, जो क्या होता है, जल विरोधी होता है, जल विकर्षी होता है, और इसे हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। और इसी प्रकार से इस साइड में होता है, यानी कि जो फोस्फोलिपिड होता है इसकी दोहरी परत होती है बीच में, और प्रोटीन जो होती है एक तो बाहर की तरफ होता है जिसे बाह्य प्रोटीन कहते हैं, और एक बीच में दसी हुई प्रोटीन पाई जाती है जिसे आंतर प्रोटीन कहते हैं। तो ये है आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो, और ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछा जाना है, आपके ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। देखो यहाँ पर जो डूबे हुए जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इस प्रकार से यहाँ पर जो डूबे हुए प्रोटीन जो नजर आ रहे हैं, बाहर की ओर जो प्रोटीन की एक लेयर होती है उसे हम बाह्य प्रोटीन कहते हैं। बाह्य प्रोटीन जो कि सक्रिय भी होता है और स्थायित्व इसका कम होता है, ये ध्यान में रखना, लगभग 30% होता है।
जबकि ये जो आपको चैनल नुमा नजर आ रहे हैं ये क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को लेकर के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे हम कहते हैं समाकल प्रोटीन, या इसे हम इंट्रिंसिक या आंतर प्रोटीन कहते हैं। और इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होता है और ये सक्रिय होते हैं, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है, ये इस प्रकार से, तो इसमें ऊपर वाला भाग सिर हो जाएगा, ये तो सिर होता है, और ये वाला भाग हो जाएगा पूंछ। सिर वाला भाग होता है जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होता है, और ये प्रोटीन की तरफ होता है। और ये होता है पूंछ वाला भाग, ये होता है जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसकी संरचना को ध्यान में रखना। ये देखो कुछ ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इनको ये प्रोटीन क्या करती है, अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट है, इन प्रोटीन के माध्यम से अंदर हमारी जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये पहुंचाने का कार्य करती है, क्योंकि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, इस कारण कुछ चयन किए हुए पदार्थों को ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हो गया आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो। यह मॉडल प्लाज्मा कला की प्रत्यास्थता व चयनात्मक पारगम्यता को समझाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये प्लाज्मा कला की कौन सी जो लक्षण है उनको समझाने का कार्य करता है। तो प्रत्यास्थता और चयनात्मक पारगम्यता को समझाता है, इसी कारण इसे सर्वमान्य मॉडल माना जाता है। अब कुछ टर्म्स आती हैं जो आपकी कोशिका झिल्ली से संबंधित हैं। पहली है अंतःग्रहण यानी कि एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कई बार पूछ लिया जाता है। कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को घेर कर पाचन करने की क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो सामान्यतः हम बात करें एंडोसाइटोसिस, देखो ये कोई कोशिका हो गई, ऐसा सामान्यतः हम बात करें तो जो अमीबा होता है उसमें भी यही इसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो पाई जाती है। अब कोई पदार्थ यहाँ पर इसे दिखा, अब क्या करती है ये सेल्स इस पदार्थ के चारों ओर इस प्रकार से आवरण बना लेती है और फिर इसे अंदर ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है ये एंडोसाइटोसिस कहलाती है। नेक्स्ट है कोशिका भक्षण, फेगोसाइटोसिस। कोशिका भक्षण या फेगोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों को ग्रहण कर पाचन करने की क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाती है। मान लीजिए ये पदार्थ ठोस है, तब इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी, फेगोसाइटोसिस कहलाएगी, कोशिका भक्षण। फिर है कोशिका पूयन, पिनोसाइटोसिस। कोशिका पूयन या पिनोसाइटोसिस, तरल पदार्थों को ग्रहण कर पाचन करने की क्रिया क्या कहलाएगी, कोशिका पूयन या पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। अगर ये ठोस नहीं हो, मान लीजिए पहले हमने ठोस किया तो उस समय ये कोशिका भक्षण हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। अब ये तरल है तो इस क्रिया को हम कहते हैं कोशिका पूयन या पिनोसाइटोसिस। तो ये तीनों ही टर्म आपको ध्यान में रखनी। एक होती है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या बहिक्षेपण। इसमें क्या होता है, जो पदार्थ अपचित होता है उस पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगी। एक यहाँ पर मैंने नोट लगा के लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रवीय तंतु। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये स्टार्सबर्गर के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या होते हैं। अभी हमने कोशिका झिल्ली की संगठन पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ ली, किसने इसके नाम दिए वो पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली के जो मॉडल थे वो हमने देख लिए। अब अंत में हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। अब देखो जो प्लांट सेल्स होती है उसमें ये आकृति और आकार प्रदान करने का कार्य तो कोशिका भित्ति करती है, सेल वॉल करती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका, उसमें ये कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। इस कारण ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या करती है, कोशिका को आकार व आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। पदार्थों व जल परिवहन में सहायक होती है। जब कोशिका झिल्ली, कोशिका हो गई तो ये बाहर की ओर, कोशिका झिल्ली कोई भी पदार्थ आएगा तो ये अंदर जाएगा और कुछ पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो पदार्थों के आवागमन यानी कि परिवहन और जल के परिवहन में ये सहायक होती है। अवशोषण व श्रावण में सहायक होती है। अवशोषण तो हो रहा है, हमने बताया यहाँ पर। और कुछ जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो सिक्रेट करती है, तो उन पदार्थों के श्रावण में और अवशोषण में भी सहायक होती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो सामान्यतः जब हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जब जीवाणु कोशिका की बात करें तो इसकी कोशिका झिल्ली पर एक विशेष प्रकार की उभार पाए जाते हैं, संरचना पाए जाते हैं, जिसे मेसोसोम्स कहते हैं। और इन मेसोसोम्स पर क्या पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जीवाणु कोशिका में श्वसन से संबंधित एंजाइम जो होते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोशिका झिल्ली पर होती हैं। तो कोशिका झिल्ली न मिले तो मेसोसोम्स मिल जाएगा आपको। और इसका कोशिका झिल्ली का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हो गए आपकी कोशिका झिल्ली से संबंधित कार्य। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में कोशिका झिल्ली से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी इसको हमने डिटेल से इस वीडियो के अंतर्गत बात की है, जिसमें मॉडल्स को हमने अध्ययन किया है, इसका संगठन किस प्रकार से कार्य है और कुछ जो टर्म्स दे रखे हैं कोशिका झिल्ली से संबंधित उनकी हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत बात की है। सेल ऑर्गेनल्स के विषय में हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सेल वॉल पढ़ ली है और कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए, जिससे कि आपको अच्छे लेक्चर्स का लाभ मिल सके। और ये जितने भी मैटर है ये आपके एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है, और साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके एनसीईआरटी की बुकों में नहीं है तो वो भी हमने इसमें ऐड की है, क्योंकि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट इनका सिलेबस थोड़ा मिलता जुलता है। जो टॉपिक अलग हैं वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए, और सेकंड ग्रेड के लिए अलग से तो उसका अलग से करवा देंगे। नीट के लिए तो आपको 12th क्लास की पूरी बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, 11th-12th की। तो ये 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में भी, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो किसी कारणवश स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स की तरह ही इनको करवा रहा हूँ अच्छे से, और बहुत ही अच्छे नोट्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है, जिसमें कि रीट मैन है, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से वो डिटेल से पूछे जाते हैं, इसलिए इनको डिटेल से पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।